चलिए सभी लोगों को नमस्ते। एक बार सभी लोग लाइव हो जाइए और फटाफट करके मैसेज करिए, मेरी आवाज जारी होगी आप लोगों तक। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी करिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं और हम आपको ये भी बोले हैं कि एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस को जो 9-10 का क्वेश्चन है इसको हम करा देंगे। चाहे यूट्यूब पे या फिर हमारे ऐप वाले जितने भाई लोग हैं सभी लोगों के लिए होगा। और दूसरी बात हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं मेरे भाई, एक बात और जान लीजिए। एक हम सोच रहे हैं आपका 100 क्वेश्चन का, 100 मिक्स क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और ये 100 मिक्स क्वेश्चंस का लगातार एक मैराथन आपको हम करा दें। इसका 100 मिक्स क्वेश्चन का लगातार मैराथन करा दें आपको। और ये लगातार मैराथन जो होगा ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही होगा। ये एनसीईआरटी आपके क्वेश्चंस ही होंगे। अगर आप सभी लोग एग्री होंगे तो हम 100 क्वेश्चंस का एक लगातार मैराथन आपको करा देंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। ठीक है। बस और बस आपका अगर इच्छा होगा तो हम ये करेंगे और बहुत जल्द कर देंगे, लेकिन आप सभी लोगों की सहमति होगी तो हम इस मैराथन को जरूर लेकर के आपके यूट्यूब चैनल पे ही आएंगे, ताकि मेरे जितने भी भाई लोग मेरे से जुड़े हैं सभी लोग एनसीईआरटी के कम से कम इस मैराथन में 100 क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करके करा देंगे। बाद बाकी आपको पता ही है कि जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपका है। एनसीईआरटी में नाइन्थ की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, और इसी से मैंने सेलेक्ट किया। ये एग्जाम्पलर आप देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको दिख रहा होगा। हाँ। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आप देख पा रहे हैं इसकी हम बात करना चाह रहे हैं मेरे भाई। और हम कोशिश करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दें। और ऐसे ऐसे 3-4 बुक हमने मंगाए हैं और इन तीनों चारों बुक से हम सब कुछ करा देंगे। ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। और एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं और आज भी हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी होगा और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करिए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो आपके सामने में है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि जब कोई कोई कण कण की बात कर रहा है, यानी कि कण मतलब कोई पार्टिकल्स की बात कर रहा है, किसी छोटे से पार्टिकल्स की बात कर रहा है और कहता है कि त्रिज्या आर वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। ये क्लियर कर दिया है कि जो वृत्ताकार पथ है वो आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का है। और उसके बाद उससे भी आगे कह रहा है कि मेरे भाई अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात, अर्धवृत्त का मतलब वृत्ताकार, कहने का मतलब अर्धवृत्त तो अर्धवृत्त होता है ना, जैसे कि मान लेते कि ये हमारा एक वृत्ताकार पाथ है और अर्धवृत्त पूरा करने के बाद इसका मतलब मान लेते हैं कि अर्धवृत्त कौन सा होगा, आधा वाला हिस्सा होगा। और आधा वाला हिस्सा कहने का मतलब है मेरे भाई ये इसकी बात करना चाह रहा है। ये हमारा क्या तो वृत्ताकार पाथ है, ये हमारा वृत्ताकार पाथ है ये वाला, और इसमें अर्धवृत्त की वो बात कर रहा है। इसका मतलब है तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहां पर समझिएगा कि ये इस तरह का हमारा अर्धवृत्ताकार पाथ है। ये कैसा पाथ है तो इस बात को समझ लीजिए, ये हमारा अर्धवृत्ताकार पाथ है, ऐसा पाथ है हमारा। और कहता है कोई कण, मान लेते कि यहां पर हमारा कोई कण है और इसी पाथ पर इसको चलना, समझना गौर से। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। यहां पर कोई कण है और ये किस पाथ से चल रहा है तो ये इसी पाथ से चलेगा और यहां तक वो पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से चला यहां पर पहुंच गया, इधर नहीं जाएगा। ये यहां से चला इस पाथ में चलेगा, इस पाथ में यहां से चला और यहां पर। लेकिन ये पाथ कैसा है मेरे भाई तो ये अर्धवृत्ताकार पाथ है, ये इस पाथ की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि गमन कर रहा है और अर्धवृत्ताकार पथ पूरा करने के पश्चात अब कह रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि उसके पश्चात कह रहा है
यानी कि यहां से चलना शुरू किया, यहां पर पहुंचा, तो बताइए कि उसका विस्थापन क्या होगा। आपसे विस्थापन पूछा है, आपसे मेरे भाई विस्थापन पूछा है, और एक ही लाइन में आप जान लीजिए विस्थापन हम उस किसको कहते हैं, तो विस्थापन हम न्यूनतम दूरी को कहते हैं। न्यूनतम दूरी जो होता है वही विस्थापन होता है, और न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी रेखा में मिलेगा, कभी टेढ़ी रेखा में नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपको सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी मिलता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब मामला ये है मेरे भाई कि हम तो अर्धवृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर अर्धवृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं। हम यहां पर अर्धवृत्ताकार पथ की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, कोई वस्तु यहां पे है और यहां से चलते 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 वस्तु यहां पर आकर के रुक गया, तो ये आधा वृत्त घुमा, आधा पूरा घूमता तो पूरा घूम जाता, आधा वृत्त घुमा है और यहां पर आकर के रुक गया। और ये बोला है कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो उसकी त्रिज्या को ये मेंशन कर दिया गया है कि उसकी त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, तो आर है। इसके सेंटर से इसकी त्रिज्या कितनी है वस्तु की, तो ये बोल दिया है कि हमारा त्रिज्या कितना है, तो आर है। अब मेरे भाई समझना गौर से, जो बात कहना चाह रहे हैं, विस्थापन का मीनिंग क्या था, फील करो। विस्थापन का मीनिंग होता है बिल्कुल टू आर। विस्थापन का मीनिंग होता है न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी हमेशा सीधी रेखा में होगा, और यहां से चलना शुरू किया, यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब है विस्थापन, एक और चीज आपको जानना है, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। दूसरी बात हमेशा याद रखना कि विस्थापन की अगर बात होती है, ये भी चीज एकदम आपको नहीं भूलना है। विस्थापन के लिए ध्यान रखना मेरे भाई, विस्थापन के लिए हमेशा आपको क्या करना होता है, विस्थापन के लिए हमेशा आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट ढूंढना होता है। इनिशियल पॉइंट की हम बात करते हैं और फाइनल पॉइंट की हम बात करते हैं। इनिशियल और यहां पर फाइनल पॉइंट की हम बात करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि विस्थापन की बात हम करते हैं तो हमको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता चल गया, तो इसी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को मिला देने वाली जो सीधी रेखा होती है वही विस्थापन होता है। तो विस्थापन के लिए हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट को सीधी रेखा से सीधी रेखा से मिला दें, तो यही हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब देखो, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये सीधी रेखा यही ना हो सकता, ये सीधी रेखा नहीं होगा, इधर नहीं जाएंगे, इधर वाला रेखा। अगर ये यहां से यहां आर है, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि इधर भी हमारा कितना होगा, ये भी तो आर ही होगा ना। अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, यहां से यहां आर, यहां से यहां 2r। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के लिए अगर विस्थापन की बात करते हैं तो वो 2r हो जाएगा, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, राइट। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस में आपको देखिएगा ट्विस्ट नजर आएगा। और अगर दूरी की बात करता है तो क्या होता है, दूरी तो वास्तविक पथ होता है, जितना आप चले हैं ना उसी मार्ग को लेना है। दूरी शॉर्टकट नहीं मारता है, दूरी हमेशा वास्तविक पथ। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो किलोमीटर बाय किलोमीटर लिखा रहता है, इसका मतलब वो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाइए, जिधर जाइएगा उधर जोड़ना पड़ेगा। और दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो दूरी अगर बोलता तो यहां से यहां गए या पूरा घूम जाते तो 2πr घूमते, परिधि जिसको बोलते हैं। अगर आधे घूमे हैं तो परिधि का आधा कितना होगा, तो 2πr का आधा πr हो जाता। तो वैसे किसमें दूरी πr के बराबर हो जाता, ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यदि वस्तु जहां है वहां से चलते हुए अगर वहीं पर पहुंच गया, चाहे जिधर से भी आए, इधर से या इधर से जहां चला वहीं पर पहुंच गया, तब हमारा विस्थापन का मान 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे आप सभी लोग, ये भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है मेरे भाई, समझना गौर से। कह रहा है कि एक पिंड की बात कर रहा है, यानी एक वस्तु की बात कर रहा है जिसका वेग u वेग से और ऊर्ध्वाधर बोला। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ऊपर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ऊपर। सबसे पहले एक जमीन बना लीजिए जहां से आप उसको फेंकेंगे। तो ये वस्तु है और इस वस्तु को कितनी वेग से, तो u वेग से फेंका गया। और ऊर्ध्वाधर अगर बोल दिया गया है, इसका मीनिंग ये है मेरे भाई कि इस जमीन के साथ ये जो ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर जा रहा है, ये 90 डिग्री कोण पर जा रहा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ऊपर। तो ऊर्ध्वाधर जो आपको यहां पर मेंशन किया गया है कि ऊर्ध्वाधर फेंका गया, इसका मतलब सीधा ऊपर फेंका गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया जमीन से सीधा ऊपर फेंका गया, जमीन से सीधा ऊपर फेंका गया। ये बात आपसे कह रहा है। जमीन से कैसे फेंका मेरा गया, तो कहेंगे जमीन से सीधा ऊपर फेंका गया, ये कह रहा है।
तो सीधा ऊपर का मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। अब कहता है कि इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। मेरे भाई यहां एक कंसेप्ट है, अगर अधिकतम ऊंचाई पर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे ऊपर आप जाएंगे नहीं। मेरे भाई मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी चीज को हम उछालते हैं तो जब किसी भी चीज को उछालेंगे तो अगर वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, क्या उससे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो अपने अधिकतम ऊंचाई पर दुनिया की कोई भी वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई से ऊपर नहीं जाएगा, तभी ना वो अधिकतम ऊंचाई होगा रे। तो अगर अधिकतम ऊंचाई पर कोई वस्तु पहुंचा, इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाला वेग 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऊपर ले जाने वाला वेग जो हमारा होगा वो अंतिम वेग होगा, जिसको v से दिखाते वो 0 हो गया। अब मामला ये है कि जिस वस्तु को मैंने u वेग से फेंका था, जिस वस्तु को मैंने u वेग से यहां पर फेंका था, वो वस्तु हमारा कितना तो अधिकतम ऊंचाई पर गया। और ये अधिकतम ऊंचाई हमारा तभी हो सकता है इस वस्तु के लिए, ये h को अगर हम यहां पर रखना, इस h को हम मैक्स तभी कह सकते हैं इस वस्तु के लिए, इस वस्तु के लिए मैक्सिमम ये तभी हो सकता है जब इसका ऊपर ले जाने वाला वेग, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ये एकदम आपको ध्यान रखना है। अब ये बात क्लियर हो गया। अब आपसे कह रहा है मेरे भाई कि हमें ये बताइए कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो ये हमारा मोशन, आप देखिए ग्रेविटी, मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? ये वस्तु है, उस वस्तु पर ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है। और मोशन किधर हो रहा है? तो ऊपर हो रहा है। आप यहां देखिए गौर से, आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया से देख लीजिए। यहां पर देखिए मोशन वस्तु का किधर है? ऊपर की ओर है। वस्तु का मोशन ऊपर है लेकिन ग्रेविटी नीचे है, इसका मतलब ग्रेविटी अगेंस्ट मोशन हो रहा है। तो यहां हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो गति का 3 समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, और एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हम लोग यहां पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाएंगे। तो यहां पर आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे मेरे भाई? हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपसे हाइट पूछा गया है। तो हाइट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाला लगा देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू लगा देते हैं, यू स्क्वायर माइनस में 2g इंटू एच लगा देते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि यू स्क्वायर वही है, ये g है। h की अगर हम बात करते हैं, h हमारा मैक्स कब होगा? ये मैक्स कब होगा? जब अंतिम वेग 0 होगा। अरे ये h मैक्स कब होगा? जब अंतिम वेग 0 होगा। तो बताइए मेरे भाई, अगर मैक्सिमम हाइट अगर आपको चाहिए तो आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यू स्क्वायर अपॉन में 2g हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमम हाइट निकल करके आ गया। और आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो कहेंगे यहां पर बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस क्या पूछता है दूसरे तरह का, आप बोलेगा किसी वस्तु को आपने उछाला और वह कुछ देर के बाद जमीन पर आ गया, तो बताइए उसको कितना देर तक वो हवा में रहा। तो उससे उस समय उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करना, टी इक्वल टू 2u अपॉन में जी, डायरेक्ट यूज करना। और ये है उसका कुल उड़ान काल जब तक वो हवा में रहा। ये क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे यहां पर कुल उड़ान काल की बात करता है। ये कुल उड़ान काल की बात करेगा। किसी वस्तु को आपने फेंका और जब आपने उसको फेंका, सीधा ऊपर फेंका आपने, और वह फिर जमीन पर आया, तो आपने जिस वेग से फेंका और उसके बाद वो फिर जमीन पर आया, तो बोल देगा कि बताओ 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड वेग से हमने सीधा ऊपर फेंका और जमीन पर वो पहुंचा, रिटर्न जमीन पर पहुंचा, कितना समय लिया? तो कहेंगे इतना समय लिया। ये टाइम आपका निकल सकता है यहां से, ठीक है। कभी कभी टाइम दे देगा कितने देर के बाद वो नीचे आया, तो बताइए किस वेग से फेंका गया, ये निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत रहती है। एक बार सभी लोग आंसर करके बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन की बात कही जा रही है और दूरी की बात कही जा रही है, दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया। मेरे भाई एक बात जान लेना, ये कंडीशंस होता है कि अगर हम दूरी की बात करते हैं ना, दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होगा? तो ये विस्थापन का होता है। किसी भी सूरत में याद रखना, विस्थापन बराबर हो सकता है लेकिन विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से। और ये रिलेशंस आपका पूरा दुनिया यूज करता है, आपको भी यूज करना है कि दूरी जो है वो हमारा विस्थापन से ज्यादा भी होता है और दूरी किसी केस में हमारा विस्थापन के बराबर भी होता है। तो मामला यह है मेरे भाई कि यहां पर दूरी और विस्थापन का एक बात तो क्लियर होगा कि ये हमारा होता है तो होता है, इसको याद रखना। दूसरी बात, अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात आपसे पूछा गया है, सॉरी विस्थापन और दूरी, जहां देखिए लिखा हुआ जैसा वैसा करेंगे, विस्थापन तथा दूरी का अनुपात बोला है तो पहले विस्थापन बाद में दूरी, इन्हें उल्टा कर देना। तो पहले तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? तो यहां पर विस्थापन होगा। जाहिर सी बात है कि अगर हमको अनुपात ही लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या चाहिए? तो हम कहेंगे यहां पर हमको विस्थापन चाहिए।
ये हमारा विस्थापन, और कहेंगे इसी चीज को हम उल्टा करके लिखते हैं तो ये हमारा इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा तो कहेंगे यहां पर दूरी हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई कि अगर विस्थापन अनुपात में अगर दूरी करना होगा तो यहां पर दूरी से डिवाइड करेंगे। अगर दूरी से डिवाइड हम इस साइड किए तो दूरी से डिवाइड हम इस साइड भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूरी दूरी सेम हो गया तो ये कट जाएगा, तो कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी, तो इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब है मेरे भाई हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा विस्थापन है और यहां पर जो हमारा दूरी है इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू यहां पर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है। इसका मतलब है मेरे भाई कि 1 के बराबर होगा अथवा कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, डी। इसमें दो दो को टर्म है, 1 से कम और 1 के बराबर, दोनों टर्म आपको मेंशन किया हुआ, इसलिए डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। तो अगर तरीका पता है, कंडीशंस आपको पता है कि ऐसा होता ही है, दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन होता है, कभी तुम गलती नहीं करोगे। और हम तुम लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये हम सभी के सभी जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी के जो भी हमारे पास नोट्स मटेरियल है, हम सभी को बोले हैं कि टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे और उस टेलीग्राम से आप सभी लोग निकाल लीजिएगा जहां से आपका काम हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है मेरे भाई, इसके बारे में चर्चा करें। कह रहा यदि किसी पिंड का विस्थापन, यदि किसी पिंड का जो विस्थापन है यानी कि उसकी दूरी की हम बात करते हैं, वह समय के वर्ग का अनुक्रमानुपाती, देखो अनुक्रमानुपाती का समानुपाती मीनिंग भी होता है, इसीलिए इसको समानुपाती भी पढ़ेंगे। और समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप समानुपाती बोलिए कि अनुक्रमानुपाती बोलिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों हमारा क्या सही है। और वित्त क्रमानुपाती का मतलब होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन को एस से दिखाइए, एच से दिखाइए, के से दिखाइए, पी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वो विस्थापन है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समय के वर्ग का समानुपाती, इसका मतलब है यदि हम विस्थापन को एक्स मानते हैं तो ये समानुपाती हमारा क्या होगा, तो के समय के वर्ग का समानुपाती होगा। ये आपको कह रहा है यहां पे समय के वर्ग का समानुपाती होगा। अब मेरे भाई हम लोगों को समान देखिए त्वरण पर पहुंचना है, हम सभी लोग जानते हैं, इस चीज को समझना गौर से, तभी काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। इस बात को मैं यहां पर क्लियर कट आपको कह देना चाहता हूं, ये तभी बनेगा जब ऐसे नहीं बनेगा। मान लेते हैं एक्स हमारा क्या है, तो कहेंगे एक्स हमारा पोजीशन, समझना गौर से। एक्स किसी के पोजीशन यानी कि स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कोई आदमी कहीं पर बैठा हुआ किसी लोकेशन में उसकी स्थिति को बताता है। अगर इस पोजीशन को अगर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यही पोजीशन हमें क्या देता है, कहेंगे वेग देता है। एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर दीजिए, एक बार और कर दीजिए, एक बार किए तो पावर 1 है, दोबारा कर दीजिए तो पावर 2 हो गया और नीचे में dt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमें देगा तो ये हमें त्वरण देगा, ये एक्सेलेरेशन हमें दे दिया। एक बार और इसको अगर कर दीजिएगा मेरे भाई तो ये dq अपॉन x, और हम कहेंगे यहां पर dt क्यू जाएगा जो कि हमारा जर्क देता है। इसको हम लोग जर्क कहते हैं, जो झटका आपको लगता है। तो ये एक एक ऑर्डर बढ़ते जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पोजीशन दे रखा है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपको के सर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में कन्वर्ट करिएगा तो एक कांस्टेंट टर्म के लेकर के आइए और टी स्क्वायर हो गया। इसको एक बार अगर डिफरेंशिएट करो dx अपन में dt तुम लोग लिखोगे तो ये वेग के बराबर हो जाएगा। और अगर तुम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो तो डिफरेंशिएशन कहता है कि इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इधर किए हो तो इधर भी करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कहेंगे 2k इंटू टी होगा। अब कितने भाई लोगों का मामला यहाँ गड़बड़ हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जैसे कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n होता है, और अगर हम आपको dy बाय dx अगर कह देते हैं, अगर इसको y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना, जो पावर में वो गुना हो जाएगा x, और जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा। ये इसका डायरेक्ट तरीका होता है। सेम यहां पर मैंने वही किया है, इसका जो पावर है वो गुना हो गया और के टी वैसे लिखा गया, और टी का पावर यहां पर 2 में से एक घटेगा तो एक घटा देंगे, दो में से इसमें से एक घटाना है पावर में से, यहां 2 में से एक घटेगा तो एक के हो जाएगा, छोड़ दिया उसको। तो ये वेग दिया, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। अब अगर इसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण दे देगा, इसका मतलब ये त्वरण है हमारा। और यहां पर क्या मिलेगा मेरे भाई, तो हम लोगों को टाइम अब खत्म हो जाएगा, अब हमारा 2k सिर्फ बच जाएगा। अब हमारा इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं, पावर यहां पर 1 है, मान लेते 1 है तो 1 गुना होगा करके, अगर 1 गुना होगा तो 1 माइनस 1 0, इसका पावर 0, दुनिया का पावर किसी का पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा यहां पर। तो ये 2k बच गया, तो 2k हमारा क्या है, तो कहेंगे 2k यहां पर हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है मेरे भाई हम कहेंगे जो एक्सेलेरेशन हमारा निकल करके आ गया वो हमारा क्या एक कांस्टेंट मान दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर कभी भी आपके सामने
अगर कभी भी आपके सामने कोई भी वस्तु की पोजीशन स्थिति अगर समय के स्क्वायर का समानुपाती होता है तो ये कह रहा है यहां पर कि उसमें त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे कांस्टेंट होगा। यानी कि वह एक समान वेग नहीं, वह एक समान त्वरण की बात करेंगे, त्वरण का मान एक समान हो रहा है ना, तो ये कंडीशंस हमारे लिए सही है। तो आप कंडीशंस को समझिए, कंडीशन समझ में आ जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बशर्ते कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। बाद बाकी ये रिलेशंस याद रखना, यही इसका डिफरेंशिएशन का फंडा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई। पिछले बार आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन आया था, हम 2-3 को ग्राफ यहां पे कराएंगे आज, और 2-3 चीज हम आपको कराएंगे, देखना कि इससे तुम्हारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, इसलिए बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 6 to 8 वाले बारे मेरे भाई के पास आया था। कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, इसका मतलब है किसके किसके बीच में ग्राफ कह रहा है मेरे भाई, तो एक तरफ वेलोसिटी है और एक तरफ टाइम है, वेग और समय के बीच में कह रहा है। तो कह रहा है कि बताइए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड हमारा क्या हो सकता है। आपके सामने ग्राफ है, ये आपके सामने ग्राफ दे रखा है मेरे भाई, इधर हमारा क्या, तो कहेंगे इधर हमारा 2 एक्सिस हमको दिख रहा है। सेम इसी ग्राफ को हम यहां बना करके समझाते हैं, मे बी हमको लगता है कि हम अगर अब बना करके आपको समझाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर हमारा वेग है और इधर हमारा समय है, क्योंकि आपके सामने बोला भी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। इधर वेलोसिटी, इधर हमारा टाइम है, ये वेग है, ये समय है, और वेग और समय बोला तो वेग इधर, समय इधर। एक बात मैंने आपको कई बार इससे पहले भी बोला था मेरे भाई, बस अपना कंसेप्ट क्लियर रखना, मामला कहीं नहीं फंसेगा, हमेशा तुम कर पाओगे। समझना गौर से, मैं एक बार फिर से आपको यहां पर आपका नॉलेज को यहां पर खोल देना चाहता हूं मेरे भाई। अगर ये एक्स है, ये अगर वाई है, तो ये वाई और एक्स ये अलग चीज है, तो दोनों y और x हमारा एक्सिस है। याद रखना मेरे भाई, इसके बीच में तुम कोई भी लाइन खींच दो, ऐसा लाइन खींचना है, ऐसा लाइन खींचो, ऐसा लाइन खींचना है, ऐसा खींच दो, ऐसा लाइन जो मन करता वो लाइन तुम खींच दो, वो तुम्हारा ग्राफ कहलाएगा। अब हम तुमसे कहना चाहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी एक ग्राफ हम ले लेते हैं समझने के लिए, अगर मान लेते हैं कि ऐसा मैंने इस ग्राफ का यहां पर ये ग्राफ लिया, तो मेरे भाई एक बात जान लो कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। जाहिर सी बात, इस ग्राफ का हम ढाल है ना जी, तो ढाल हमेशा एक्स एक्सिस से चेक करते हैं, ढाल कभी वाई एक्सिस से चेक नहीं करते हैं। तो एक्स एक्सिस से हम लोग थीटा देखते हैं। अगर जिस ग्राफ का थीटा ज्यादा, मान ले तो 2 ग्राफ होता है, जिस ग्राफ का थीटा ज्यादा उस ग्राफ का स्लोप ज्यादा, और जिस ग्राफ का थीटा कम उस ग्राफ का स्लोप कम। एक मेथड तो यह है स्लोप जानने का। दूसरा, अगर इस ग्राफ का स्लोप चाहिए तो स्लोप हम लोग लिखते हैं, ये हमारा क्या होगा, अगर ये y है ये x है, तो स्लोप हमारा y बटा x भी होगा। स्लोप हमारा y बटा एक्स या dy बाई डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अगर y है ये x है तो स्लोप y बाय एक्स लिखेंगे। अगर v है और t है और आपके सामने ऐसा ग्राफ है मेरे भाई, एकदम गौर समझना जो बताना चाह रहे हैं, काम बन जाएगा आपका। ये हमारे सामने क्या है, क्वेश्चंस के हिसाब से ये हमारा ग्राफ है। हम आपको ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे सर y और x था, ये y एक्सिस ये एक्सिस, ये ग्राफ था, इस ग्राफ का स्लोप आपने y बटा एक्स लिखा यानी y बटा एक्स लिखा, तो इस ग्राफ का भी स्लोप सर आप लिख दीजिए v अपॉन में t, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे यहां पर v अपॉन में t। लेकिन मैंने एक बात और बोला कि स्लोप कहां से चेक करते हैं। मैंने आपके सामने मेरे भाई एक बात और बोला कि स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से चेक करते हैं, वाई से नहीं करते हैं, यहां से थीटा देखते हैं। अब बताइए यहां से देखिए कि यहां से देखिए, बात तो बराबर है। तो ऐसे केस में आप देखिएगा इस ग्राफ के लिए, तो इस ग्राफ के लिए जो थीटा का मान है वो आपको 0 मिलेगा। अगर थीटा का मान मेरे भाई 0 हो गया, इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। अगर थीटा का मान 0 हो गया, इसका मतलब स्लोप 0 हो गया। अगर स्लोप 0 हो गया तो हम कहेंगे ये हमारा वेग है, ये हमारा समय है, वेग बटा समय क्या देता है, कहेंगे त्वरण देता है। वेग बटा, देखो एक बात और जान लो, तुम वेग बटा समय लिखो कि तुम डीवी अपॉन में dt लिखो, दोनों बराबर है, इसलिए समझने की बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। आपको मन करेगा सर यहां पर आप dy बाई dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y और x है तो dy बाई dx लिखो, अगर v और t है तो तुम dv अपॉन में dt लिख सकते हो। और एक बात तुमको पता होगा कि त्वरण हमारा dv अपॉन में dt होता है। त्वरण हमारा क्या होता है, कहेंगे dv अपॉन में dt होता है। ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर त्वरण होगा। तो ये इस ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण दे रहा है। वेलोसिटी टाइम भी समझना गौर से, जो बोल रहे हैं के लाइन में, ये वेलोसिटी ये टाइम है, वेलोसिटी और टाइम है, तो वेग और समय के बीच में कोई भी ग्राफ हो दुनिया का, उसका स्लोप क्या देगा, तो कहेंगे वो हमारा त्वरण देगा। एक के लाइन में ध्यान रखना, वेग और समय के बीच में कोई टेढ़ा मेरा कैसा भी ग्राफ हो, वेग और समय के बीच में अगर कोई ग्राफ होता है उस ग्राफ का स्लोप क्या मिलेगा, तो त्वरण मिलेगा। अब मामला यह है कि अब मैथमेटिक्स कहता है कि अगर थीटा का मान यहां पर अगर देख रहे हैं तो थीटा तो यहां से देख रहे हैं। अब देखिए इसमें तो थीटा है ये नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल यही हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, थीटा का मान 0।
थीटा का मान 0 तो स्लोप 0। अगर स्लोप 0 हो गया, अगर स्लोप 0 हो गया तो यहां भी तो स्लोप त्वरण दे रहा है, इसका मतलब त्वरण का मान 0 हो जाएगा। स्लोप 0 तो त्वरण 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस ग्राफ से यह पता चल रहा है मेरे भाई कि इस ग्राफ का त्वरण 0 है। और त्वरण 0 हमारा तभी हो सकता है जब हम कहेंगे वेलोसिटी हमारा एक समान होगा। और आप देख लीजिए ये सभी रिलेशंस, और आप देखेंगे अगर ऊपर जाएगा ग्राफ तो वेग बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो वेग घटेगा। लेकिन इसके किसी भी बिंदु पर आप उठा करके देख लीजिए, अगर 5 मीटर पर सेकंड अगर यहां पर वेग होगा तो इसके हर एक जगह पर 5 मीटर पर सेकंड वेग होगा, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। मेरे भाई 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। स्लोप मेथड भी आपको बता दिया, त्वरण के बारे में बता दिया, आपको क्या देगा वो बता दिए। और अगर ऐसा लाइन हमारा खींचा हुआ है, इसका मतलब वेग ऊपर जाता तो बढ़ता, नीचे आता तो घटता। लेकिन इस लाइन पर, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पर वेग हर एक जगह एक समान होगा। इसका मतलब ये एक समान वेग से हमारा गति कर रहा है। एक समान त्वरण नहीं होगा, त्वरण का मान तो 0 हो गया। स्लोप 0, स्लोप 0 त्वरण 0, स्लोप यहां पर जी त्वरण 0, ये त्वरण हो ही नहीं सकता है, त्वरण हो ही नहीं सकता है। एक समान वेग हो सकता है, और हम लोग जानते हैं एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0, या त्वरण 0 तो एक समान वेग होता है। ये कंडीशंस आपको याद रखना मेरे भाई। अगर भी मान लेते किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान पॉजिटिव, इसका मतलब वो त्वरित गति से चल रहा है। दूसरा याद रखना, अगर किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण का मान नेगेटिव होता है, और नेगेटिव त्वरण को ही रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं। और तीसरा चीज मेरे भाई याद रखना, अगर वेग का मान कांस्टेंट है तो ऐसी परिस्थिति के लिए याद रखना कि त्वरण का मान 0 होता है। अगर त्वरण 0 हो गया, इस ग्राफ का स्लोप 0 तो त्वरण 0, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ होगा उसका स्लोप त्वरण देता है। और अगर स्लोप ही 0 है तो त्वरण 0। अगर त्वरण 0 हो गया, त्वरण 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखा है। तो क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपके पास ढेर सारा है, बशर्ते कि आप कितना पिकअप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं मेरे भाई कि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप आज के बाद अगर आपको बोल देगा कि वेग और समय के बीच में कोई भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो वेग और समय, तो डीवी अपन में dt, डीवी अपन में dt किसके बराबर, त्वरण के बराबर। यही तो स्लोप है। अरे डीवी अपन में dt ही तो स्लोप है, ये स्लोप त्वरण दे रहा है। तो स्लोप 0 त्वरण 0, स्लोप ज्यादा त्वरण ज्यादा, स्लोप कम त्वरण कम, तो आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि मान लीजिए, ये भी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि जितने मेरे भाई लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएंगे, और सभी लोगों को हम ये भिजवा देंगे। सभी लोगों के पास मेरा ये स्लाइड चला जाएगा, इसके बोर्ड पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे। आपको बोले थे कि टेलीग्राम पे आपको हम शेयर कर देंगे, आप सभी लोग को बोले थे कि यहां पर हम आपको टेलीग्राम पर ये चीज हम आपको शेयर कर देंगे। और आप सभी लोग जितने भी इसके हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सभी के सभी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, सभी के सभी हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि कम समय में रिजल्ट देना है तो मेरे भाई क्वेश्चंस ही एक ऐसा माध्यम जिससे तुम कर सकते हो। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तुमको हर चीज बेहतर तरीके से, और जो कंटेंट हमारे पास है वो हम तुमको दे रहे हैं जो कम समय में हो सकता है। हम तुम लोगों को बोले भी कि 100 क्वेश्चंस का हम बहुत जल्द, मे भी हो सकता है कल ही हम 100 क्वेश्चन का एक मिक्स सीरीज लेकर के आएंगे, और लगातार 3-4 घंटे की क्लासेस हम आपको देंगे, और उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है वो सब करा देंगे। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे तो करा देंगे, नहीं तो जैसा कहिएगा उसके हिसाब से हमारा गाड़ी फिर चलेगा। लेकिन इसी टेलीग्राम पर आपको जो है हम पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो आपको हम सेंड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मान लीजिए एक कोई लड़का की बात कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से क्या कर रहा है, तो वो चल रहा है। लेकिन यहां पर मेरी गो राउंड अगर ट्रेन की बात कर रहा है मेरे भाई, जो कोयला ढोने वाला ट्रेन होता है ना, उस ट्रेन को भी मेरी गो राउंड कहते हैं, क्योंकि मेरी गो राउंड ऐसे ट्रेन चलती है, घूम घूम करके चलती है। और जो कोयला ढोता है ना कोल माइन से, उस ट्रेन का नाम रखा गया है मेरी गो राउंड। याद रखना, कोयला ढोने वाला जो ट्रेन होता है, ठीक है। हाँ, मैराथन बिल्कुल करा देंगे प्रियंका जी, आप निश्चिंत रहिए। अब कह रहा है कि मेरी गो राउंड ये झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। अब झूला की सवारी करेगा तो आदमी ऐसे करेगा, ये वाला मेरी गो राउंड ऐसे करके चलेगा। अब कह रहा है कि इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या हो रहा है। मेरे भाई एक बात जान लो कि मेरी गो राउंड ट्रेन और झूले की सवारी, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये ऐसे चल रहा है। ये एक वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा है, ये ऐसे हमारा गति कर रहा है, इससे भी नहीं हुआ तो हम यहां पर आपके लिए, हम यहां पर मेरे भाई आपके लिए हम यहां पर ये सर्कल बना देते हैं। यानी कि झूले की सवारी कर रहा है। ये किसकी सवारी कर रहा है, ये झूले की सवारी कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ये झूले की सवारी कर रहा है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा क्या तो एक सर्कल है, इसी वृत्त में वो घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल, ये झूला है हमारा।
अब मेरी गो राउंड 10 है और इसमें कह रहा है कि जो लड़का है, मान लेते कि यहां पर ये हमारा ट्रेन है और इसमें बेचारा वो बालक यहां पर बैठ करके आनंद ले रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। जाहिर सी बात है कि इसके सेंटर से इसके बीच की दूरी होगी और उसको त्रिज्या आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये झूले की सवारी अगर करेगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है इसकी चाल नहीं बदलेगी, इसका नियत चाल होगा, इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल हमारा सदिश राशि नहीं अदिश होता है, एक बात जान लीजिए, यह नियत चाल से गति करेगा, यानी कि चाल कैसी राशि है मेरे भाई, तो एक के लाइन में जान लीजिए, चाल हमारा अदिश राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल कैसी राशि है, तो कहेंगे चाल यहां पर अदिश राशि है, इसमें कोई परिवर्तन, एक समान चाल से चलेगा, चाल नहीं बदलता है, इसमें क्या बदलेगा, तो वेग बदलता है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मान लेते कि वेग, अगर किसी भी बिंदु पर अगर आपको वेग चाहिए, तो आपको कुछ नहीं, अगर किसी भी बिंदु पर वेग चाहिए ना, जैसे मान लेते यहां पर बिंदु पर वेग चाहिए, तो आप क्या करना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, तो ऐसे वैसे यहां पर वेग चाहिए ना, तो यहां एक सीधी रेखा खींचना, ये डायरेक्शन वेग का होगा। तुम जहां पर भी तुमको चाहिए ना, वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना, यहां चाहिए तो यहां पर खींच देना, यहां चाहिए तो तुमको यहां खींचना पड़ेगा टेंजेंट लाइन, और जिधर घूम रहा है उधर ही तुम्हारा वेग होगा। देखो वेग की दिशा बदल रही है, और अगर वेग की दिशा बदलती है तो हम कहते हैं वेग सदिश राशि है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा, समझना गौर से। चाल नहीं बदलेगा, चाल अदिश है, उसको दिशा से मतलब ही नहीं है, लेकिन हमको तो यहां वेग से मतलब है। तो वेग की दिशा क्या हो रही है, तो कहेंगे वेग की दिशा की बात करते हैं, वेग की दिशा यहां पर बदल रही है। वेग की दिशा अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, वेग की दिशा बदल रही है। अगर वेग की दिशा बदल रही है तो हम कहेंगे वेग तो सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है मेरे भाई, तो वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बिल्कुल वेग की दिशा बदल रही है, वेग सदिश राशि है। और वेग अगर सदिश राशि होगा, वेग की दिशा बदल रही है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे भाई, वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वेग एक समान नहीं है, यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिए। वेग अगर बदलेगा लेकिन चाल नहीं बदलेगा, याद रखना। और अगर बोलेगा गतिज ऊर्जा क्या होगा, कहेंगे गतिज ऊर्जा भी हमारा नहीं बदलेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा में जो गति होता है वो चाल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान रखना, गलती से भी गलती नहीं करना, इसीलिए। लेकिन वेग बदलेगा, इसका किसी भी बिंदु पर वेग बदलेगा, त्वरण बदलेगा, लेकिन चाल नहीं बदलेगा। तो आप कहेंगे सर ऐसी स्थिति में अगर वो घूम रहा है, इसका मतलब है उसका वेग बदलेगा। अगर वेग बदलेगा मेरे भाई, क्या वो एक समान वेग से गमन करेगा, नहीं। क्या त्वरित गति में जाएगा, क्या वो विराम में रहेगा, विराम में तो एकदम नहीं होगा, विराम में तो रुक जाएगा। बिना त्वरण से गमन करेगा, नहीं। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसमें त्वरण होगा। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग गाड़ी का बढ़ता है तो त्वरण होता है, वेग घटता है त्वरण घटता है। तो इसका मतलब वेग अगर बढ़ रहा है या वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण होगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि आप यहां पर कह सकते हैं एक समान वेग भी नहीं होगा, वेग में परिवर्तन, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन होगा त्वरित गति में होगा। कैसी गति में होगा, कहेंगे त्वरित गति में होगा, ऐसा हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं। बिल्कुल 6 का सी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए ही है, पिछले बार इसी पर क्वेश्चन पूछा था। 6 to 8 के मेरे जो भाई लोग देख रहे हैं ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं पिछले बार इसी पर क्वेश्चन आया था। भाई हम लोग बात कर रहे थे इस ग्राफ का, एक बार क्वेश्चंस करिए, इस क्वेश्चंस को देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। फिर से हमारे सामने v और t के बीच में ग्राफ आ गया।
इसका मतलब है मेरे भाई, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, नहीं बताया होंगे तो आज जान लीजिएगा। सबसे पहला चीज आप एक बात जान लीजिए, अगर ये वेलोसिटी है और ये अगर टाइम है, तो vt का मतलब ये होता है, इतना अगर लिखा तो इसका मतलब ये दोनों काम करना है। अब कह रहा है मेरे भाई कि vt ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, अब उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कोई ग्राफ हमारा होगा, vt तो हमारा एक्सिस हो गया, लेकिन vt हमारा क्या है, तो कहेंगे v और t हमारा एक्सिस है, इसके बीच में ग्राफ की बात कर रहा। अरे कोई भी ग्राफ खींच दो, जो मन कर रहा है वो खींच दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ है ये खींच दिए। ये हमारा टाइम बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ कभी इधर नहीं आ सकता, ग्राफ ऐसा होगा। अब मान लेते हैं ऐसा ग्राफ हमारे सामने है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मेरे से आप डायरेक्ट पढ़ रहे होंगे और किसी न किसी रूप में आप मेरा टेस्ट का डिस्कशन वगैरह भी कर रहे होंगे, तो आपको कहीं बेनिफिट होगा। तो ये वेलोसिटी और टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कौन, तो कहेंगे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में ये ग्राफ है हमारा। और इस ग्राफ के अंदर का अगर एरिया निकाल लेते हैं, मैंने आपको बोला भी था, अगर इसके अंदर का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं, इसके अंदर का अगर एरिया निकालते हैं, वही एरिया आपको यहां पर विस्थापन देता है, वही एरिया आपको क्या देगा मेरे भाई, तो विस्थापन, और विस्थापन का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो मेरे भाई अगर आपको यहां पर बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का घेरा गया क्षेत्रफल, यानी इसके अंदर का एरिया, घेरा गया क्षेत्रफल का मतलब है अंदर का एरिया, उसके अंदर का एरिया की हम बात कर रहे हैं। घेरा गया क्षेत्रफल मतलब अंदर का एरिया किस भौतिक राशि को निरूपित करता है, इसका मतलब वो विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। और विस्थापन तो एक प्रकार का दूरी है ना, तो दूरी को तो मीटर में मापते हैं मेरे भाई। आपको दिख रहा है ना यहां पर ऑप्शन कि मीटर दिख रहा है, यहां पर आंसर करेंगे बी। आंसर क्या करेंगे, इसके बी ऑप्शंस आपके राइट होंगे। अगर लोग लगातार कर रहे होंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और मैं आपको दूसरा भी बता देना चाहता हूं, अगर मान लेते कि हमारा ये क्या है, इधर हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा चाल है, समझना गौर से, और ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर समय। दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर एग्जाम में आ गया तो काम कर सकते हो। ये तुम्हारा चाल है, और चाल और समय के बीच में कोई भी ग्राफ, मन करा ऐसा ग्राफ ऐसा ले लो, कोई अरे जैसा ग्राफ कहेगा वैसा ले लो, लेकिन नीचे का एरिया लेना है। अब कहेंगे सर इसके अंदर का एरिया निकाल देते हैं, अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अगर अंदर का एरिया अगर हम निकाल देते हैं, अगर इसके अंदर का अगर एरिया निकालेंगे तो अब क्या देगा, तो अब हमेशा विस्थापन नहीं देगा। यहां चाल है, समय है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, तो चाल समय दे दिया तो दूरी ये देगा, इसका मतलब इसके अंदर का एरिया दूरी देगा। यहां पर वेग समय और विस्थापन में रिलेशन होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, इसीलिए विस्थापन आया है। यहां चाल समय में दूरी का रिलेशन होता है, इसलिए ये दूरी देगा, याद रखना। और मैं एक और एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जो ग्राफ बनाना वो ग्राफ बना लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये त्वरण है और ये समय है, इसके बीच में कोई भी ग्राफ अगर खींच दिए, मान लेते ये ग्राफ खींच दिए, ग्राफ में हमेशा तीर का निशान ऊपर होगा क्योंकि समय बढ़ता है। तो यहां पर अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर का अगर एरिया निकाल देते हैं, इसके अंदर का अगर एरिया निकाल देते हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो क्या देगा, ठीक है, इसके अंदर का एरिया, ये त्वरण है, ये समय है, तो त्वरण बराबर वेग अपन में समय होता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका मतलब सर अंदर का एरिया वेग देगा, त्वरण वेग और समय में रिलेशंस है, इसीलिए आपको ध्यान रखना कि अंदर का एरिया क्या देगा, तो वेग देगा। यहां चाल समय के अंदर का एरिया दूरी देगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तीनों में रिलेशंस है। चाल दूरी समय में रिलेशंस है, वेग समय और विस्थापन में रिलेशन है, त्वरण समय और वेग में रिलेशंस है। तो ये सब रिलेशंस पर आता है ना, उड़ के नहीं आता है। पिछले बार क्वेश्चंस आपके ऐसे ही पूछे गए थे और उसमें से एरिया निकाल करके आपको बताना था। अगर मान लेते हैं किसी भी गाड़ी में वेग होगा, उसमें इतना समय लिया, बोलेगा कितना दूरी तय किया, तो बताइए कितना उसका विस्थापन हुआ होगा, तो आप डायरेक्ट इसका एरिया निकाल देख सकते हैं। अगर यहां का वैल्यू आपको देते, यहां के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू दे दे, तो ये तो आयताकार बन जाएगा ना। आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। ये ट्रेंगल बन गया, तो ट्रेंगल का एरिया कितना, हाफ इंटू बेस इंटू, अगर ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, सेम वैसे ही करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन आप कितना जल्दी करते हो। हो जाएगा, हो जाएगा प्रवीण पटिक जी, हो जाएगा, और वहां से कर लीजिएगा, हो जाएगा, बड़ा बढ़िया सर्च कीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, तो जो ये क्वेश्चंस बताएगा उसको मेरे तरफ से 5 स्टार ट्रॉफी गिफ्ट है। एक बार जल्दी से बताओ तो, इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। रिजवान जी बताइए, बिल्कुल आपका कमेंट देख रहे हैं, बताइए इस क्वेश्चन का। ऐश्वर्य सिंह बताइए, आपका यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ए बी सी डी 4 गो है, ए है, बी है, सी है, डी है, किसी समतल सड़क पर गति कर रहा है।
और इनके दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा है। किसके किसके बीच में ग्राफ है मेरे भाई? दूरी और समय। इसका मतलब ये दूरी है और ये समय है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इधर दूरी है और इधर हमारा क्या तो कहेंगे ये समय है। और दूरी और समय के बीच में डिफरेंट यहां पर क्या है? तो ग्राफ है। और ग्राफ कौन कौन सा है? सी डी ए बी। देखते हैं कितना लोग का आंसर सही आ रहा है। हम भी देख रहे हैं, सी डी बी डी सब आ रहा है सबका। देखते हैं मामला कहां गड़बड़ा रहा है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था, वही मेथड लगाना है कि किसी भी ग्राफ अगर दे रखा, अगर y और x के बीच में कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ का स्लोप dy बाई dx होता है। अगर v और t के बीच में कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ का स्लोप dv अपन में dt होगा। अगर कोई ग्राफ हमारा दूरी और समय के बीच में है तो उस ग्राफ का स्लोप दूरी बटे समय क्या चाल देगा? तो मेरे भाई जिसका स्लोप ज्यादा उसका चाल ज्यादा। आप देखिए जिसका एंगल, एंगल हमेशा कहां से? यहां से चेक करेंगे। जिसका थीटा ज्यादा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा चाल, जिसका थीटा सबसे कम उसका चाल सबसे कम। तो बी की चाल सबसे कम और सी की चाल सबसे अधिक, हम कह सकते हैं ऐसा स्लोप मेथड से। तो बताओ यहां पर कौन सा आंसर करोगे? तो तुम कहोगे सर ऐसे में बी कार जो है वो सबसे धीमी चल रही है, ऐसा स्टेटमेंट में, क्योंकि बी का स्लोप कम है तो चाल भी कम। को कैसे? तो एक तो स्लोप मेथड तुमको बता दिए कि अगर स्लोप कैसे चेक करते, थीटा से चेक करते। थीटा इसके लिए मान लेते थीटा 1, इसके लिए थीटा 2, इसके लिए थीटा 3, इसके लिए थीटा 4। तो आपको दिख रहा होगा ना, अगर हमने आपको क्या बोला कि अगर थीटा का मान अगर ज्यादा, थीटा ज्यादा तो कहेंगे स्लोप ज्यादा, थीटा ज्यादा तो स्लोप, थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, क्योंकि थीटा भी स्लोप ही होता है। थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। और अगर स्लोप निकालना है तो दूरी और समय है, दूरी और समय के बीच में इस ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का अगर आप स्लोप लिखेंगे, इसमें से किसी भी ग्राफ का स्लोप लिखेंगे तो दूरी बटे समय लिखेंगे। और किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? कहेंगे दूरी बटा समय, y बटा एक्स, यानी कि दूरी बटा समय। ये दूरी बटा समय है और दूरी बटा समय किसके बराबर? तो कहेंगे ये हमारा स्लोप है। और दूरी बटा समय हमारा क्या है मेरे भाई? कहेंगे दूरी बटा समय हमारा चाल के बराबर होता है। और दूरी बटा समय हमारा क्या है? तो कहेंगे यही तो स्लोप है। अरे भाई यही तो स्लोप है, दूरी बटा समय को ही तो स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप है और स्लोप चाल दे रहा है। इसका मतलब है कि दूरी और समय के बीच में कोई भी ग्राफ है उसका स्लोप चाल देगा। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका चाल ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसका चाल कम। इसका मतलब बी का जो चाल है वो कम है, वो धीरे चल रहा है। जिसके ऑप्शंस बी आए होंगे उन्हीं के राइट आंसर्स होंगे, ये बात भी आपका सत्य है। ग्राफ देख करके पता चल रहा है, वाह वाह वाह। चलो अगला ग्राफ देखो। कौन सा ग्राफ एक समान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो एक समान गति जब कभी भी तुम्हारे सामने बोल दे ना तो समझ लेना ग्राफ सीधी रेखा में होगा। ग्राफ कैसे होगा? तो सीधी रेखा में, एक के लाइन में समझ लो कि अगर ग्राफ तुम्हारा एक समान गति में कर रहा है, इसका मतलब वो सीधी रेखा, हम लोग सीधी रेखा को ढूंढेंगे। तो ग्राफ में सीधी रेखा यहां दिख रहा है, यहां नहीं, यहां दिख रहा है, ये सीधी रेखा है नहीं, एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, इसमें ज्यादा और कम हो रहा है, तो ये ग्राफ नहीं होगा। अब मामला इसमें और इसमें फंस गया। यहां भी सीधी रेखा है, यहां भी ये सीधी रेखा है। अरे ग्राफ ये ना सीधी रेखा है, इसको छोड़ो यार, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये ना ग्राफ है, ये ग्राफ है उसके अंदर वाला। तो आप देखिए कि ये ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब दूरी भी बढ़ रहा, समय भी बढ़ रहा। यहां देखो दूरी और समय के बीच में, दूरी ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, दूरी नीचे जाएगा तो घटेगा, इसका मतलब दूरी बदल ही नहीं रहा है इसमें। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कौन सा ग्राफ एक समान गति को रिप्रेजेंट करेगा? आप लोगों का कमेंट एक बार देखना चाहेंगे कि आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि ऑप्शन डी कर रहे हैं? जो ऑप्शन डी कर रहे हो गया, खत्म कहानी, ऑप्शन ए होगा राइट। अरे मेरे भाई ग्राफ तुम्हारा ऐसा दे रखा है, गलती काहे को करना भाई। यहां देखो, अगर हम यहां पे हम सीधा सीधा एक ही लाइन में तुमको बोले कि एक तरफ हमारा दूरी और दूसरी तरफ हमारा क्या है? समय है। एक तरफ हमारा दूरी है और दूसरी तरफ हमारा क्या है? समझना गौर से। एक तरफ हमारा दूरी है और दूसरी तरफ हमारा समय। ये हमारा क्या मेरे भाई? तो दूरी है। और ये हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर समय है, ठीक है। अब अगर ग्राफ हमारा ऐसा है, हमें दूसरा मेथड भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ग्राफ हमारा ऐसा है तो इसको हम ग्राफ कहेंगे। हमें ये बताइए इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? अभी तक मैं चिल्ला चिल्ला के बताया, स्लोप का मतलब होता है y बटा एक्स, यानी कि दूरी बटा समय। बताओ मेरे भाई ये दूरी बटा समय नहीं होगा, ये दूरी बटा क्या होगा? कहेंगे समय होगा। हमें ये बताओ मेरे भाई कि ग्राफ हमारा ऐसा वाला ग्राफ है तो दूरी बटा समय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर ग्राफ है, ये सीधी रेखा में ग्राफ है। इसका मतलब है कि जितना समय बढ़ेगा उतना ही दूरी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, उतना जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो ऐसे केस में हम लोग कह रहे हैं मेरे भाई कि हमारा जो स्लोप है वो एक समान है, यानी कि ये जो ग्राफ हमारा है ये सीधी रेखा में अगर ग्राफ है,
इसका मतलब किसी भी जगह पर तुम थीटा चेक करोगे तो बराबर मिलेगा। यहां थीटा चेक करो, ये मिलेगा। मन कर रहा है तो यहां भी थीटा चेक करना है, अरे जहां भी थीटा चेक करना होगा वहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, कर दिए। यहां थीटा वही सेम थीटा, यहां चेक करना, यहां थीटा, यहां चेक करना, ये थीटा। इसका मतलब है कि थीटा का मान अगर एक समान है, थीटा अगर एक समान है, थीटा अगर एक समान है, तो हम कहेंगे सर थीटा अगर एक समान है तो हम कहेंगे यहां पर स्लोप एक समान। थीटा एक समान तो कहेंगे यहां पर स्लोप एक समान। अगर सर स्लोप एक समान तो कहेंगे यहां पर दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय का दूरी बटा समय स्लोप है, ये भी स्लोप है, स्लोप के बराबर तो स्लोप है ना, हो गया। इसका मतलब दूरी बटा समय चाल दे रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई स्लोप एक समान तो कहेंगे चाल भी एक समान। चाल क्या है तो कहेंगे यहां पर चाल एक समान। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें एक समान गति, तो एक समान गति बोले कि एक समान चाल बोले, दोनों एक ही चीज है। लेकिन इस केस में क्या है, तो इस ग्राफ का अगर आप स्लोप देखोगे ना, इस ग्राफ की हम बात करते हैं, इस ग्राफ का अगर आप मेरे भाई स्लोप देखो तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। अरे थीटा है क्या में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो गया, थीटा नहीं है, थीटा का मान 0 है, तो थीटा का मान 0 तो स्लोप 0। और अगर स्लोप 0 तो दूरी बटा समय, उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो कहेंगे स्लोप जो हमारा देगा यहां पर चाल देता है। अगर स्लोप 0 तो चाल तो 0 ना हो गया जी, स्लोप 0 तो चाल का मान 0 हो गया। यहां तो चाल कर है, एक समान चाल है, ये हो ही नहीं सकता है, ए ग्राफ हो ही नहीं सकता है। ग्राफ होगा तो कौन सा का ए होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ। देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और यही एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेज यूज करेगा और कुछ नहीं है, पता है कि कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर कर लिए तो काम बन जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन के बताइए कि वेग और समय के बीच में ग्राफ है और उसकी प्रवणता डैश से प्रभावित हो। देखो प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब यहां पर स्लोप दे रखा है। इसका मतलब इस प्रवणता की अगर हम बात करते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। के लाइन में जान लो, प्रवणता क्या है मेरे भाई, ढाल है, स्लोप है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, ध्यान रखना। अब बताइए कि वेग और समय के बीच में ग्राफ, हमने आपको स्लोप मेथड बता दिया, स्लोप के बारे में बता दिया, ये वेग है और ये समय है, इसके बीच में कोई भी ग्राफ हो फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राफ है मान लेते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताओ मेरे भाई कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ऐसा करके, तो चलो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये ग्राफ है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि ये जो ग्राफ आपका है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक के लाइन में कहना कि अगर वेग है ये समय है तो स्लोप डीवी अपन में dt होगा। क्योंकि मैंने एक के लाइन में बोल दिया, अगर ये y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, इसके बीच में कोई भी ग्राफ, अरे कैसा सीधा टेढ़ा मेरा कुछ भी खींचो, इस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, इस ग्राफ का स्लोप की अगर हम बात करते हैं, स्लोप हमारा dy बाय अपन में dx होता है। ये याद रखना आपको, अगर y और x है तो ग्राफ का स्लोप y बाय dy बाय dx या y बाय x होगा, या तो तुम थीटा से चेक कर सकते हो। तो सेम यहां पर भी है, v और t है तो ग्राफ का, ये ग्राफ है, ये ग्राफ ललका, ये ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो कहेंगे डीवी अपन में dt, डीवी अपन में dt। और डीवी अपन में dt क्या होता है, तो कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो एक्सेलरेशन हो गया। अब आप देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने क्लियर होगा कि वेग और समय के बीच जो ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप त्वरण दे रहा है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, त्वरण। तो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या दे रहा है, तो वेग समय का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, त्वरण दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे त्वरण। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। देख रहे हैं ना, ग्राफ के क्वेश्चंस आपका अगर आपको तरीका पता तो आप आसानी से कर ही लोगे। अगला कह रहा है मेरे भाई कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होता है। कब हमारा दूरी और विस्थापन समान हो सकता है, कब, एक के वो केस होता है जब सीधी रेखा में गति करेगा। मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि दूरी की बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है, उसका परिमाण को कह रहा है समान। तो मान लेते यहां से यहां जाना है और एक के गो रास्ता है, यहां से यहां जाने का यही एगो रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ए से आपको कहां जाना है, तो बी जाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे केस में यही दूरी, ऐसे केस में यही विस्थापन, और विस्थापन तो सीधी रेखा में होबे करता है। तो ऐसे केस में अगर एक ही को है तो इसका मतलब दूरी और जो विस्थापन होगा वो दोनों हमारा बराबर हो सकता है। मैंने आपको पहले ही भी बोल दिया था ये कंडीशंस कि अगर हम यहां पर दूरी की अगर हम बात करते, किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम दूरी की बात करते, दूरी ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है, किसका, तो कहेंगे विस्थापन का। तो ये रिलेशंस मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ये ऐसा होता है तो होता है। तो अगर सीधी रेखा में है तो विस्थापन तो ऑलरेडी सीधी रेखा में होगा मेरे भाई। अगर विस्थापन सीधी रेखा में होगा
तो वो तो उसके लिए जाएगा ही जाएगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं दूरी के लिए तो कहेंगे वही उसका हो जाएगा। तो कहेंगे सीधी रेखा में अगर कोई गति करेगा तो ऐसा होगा, यदि कार सीधी रेखा पर गमन करती तो ऐसा पॉसिबल है, बाद बाकी इधर उधर करेगा तो नहीं पॉसिबल है। एक ही वो केस में हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। सौम्या राज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आपको ये सब चीज थोड़ा थोड़ा सा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है, हम चाह रहे हैं मेरे भाई कि हम कुछ फिगर वाला भी क्वेश्चंस, अगर आप चाहेंगे तो हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस भी करा देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो नहीं तो हम फिर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जितने इसमें है उसको करा दें। आप लोग अगर तैयार हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, इंटरेस्टेड हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो हम कराएंगे अभी, नहीं तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, और सभी लोग को फिर से कह देना चाहते हैं, सभी लोग को फिर से कह देना चाहते हैं, अगर आप लोग मैराथन में शामिल होइएगा, लेकिन हमको उसमें आपकी संख्या चाहिए। अगर आप मैराथन में शामिल होते हैं तो आपके लिए हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सार लगातार 4-5 घंटे की क्लासेस हम आपको देंगे, और 100 क्वेश्चंस उसमें हम आपको कराएंगे। यही ठीक है, चलिए चलिए इसी को करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है, यही कराना है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेरे भाई, फिर से आपका 1 नंबर से शुरुआत हो गई, यहां से लेकर के ये सब क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, सब क्वेश्चंस हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। साइंस टेक हब टेलीग्राम, साइंस टेक हब, उस पर हम आपको भेज देंगे पूरा का पूरा, ये आपके पास इसका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। तो सरल रेखीय पथ की हम बात करते हैं, उसके अनुदिश, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान, इसका मतलब इसमें त्वरित गति बोल दिया, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। अरे त्वरित गति मतलब त्वरण हो रहा है, त्वरण हो रहा है, इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। तो सरल रेखा पर, लेकिन ये सरल रेखा सीधी रेखा की बात कर रहा है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा के अनुदेश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं है को ढूंढना है। अच्छा देखते हैं 11th-12th का भी धनंजय जी, अगर मिलेगा तो हम मटेरियल वैसे मंगवाए हैं 11th-12th का भी, उसमें से हम हाट करके क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। हाँ। हाँ चलिए, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों का सही नहीं है कौन सा, वो बताना है मेरे भाई। अगर सीधी रेखा की बात कर रहा है तो सरल रेखा तो यही ना होगा। देखो सीधी रेखा कोई भी हो सकता है, सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा, ई नहीं कि सिर्फ यही सीधी रेखा है, ई भी सीधी रेखा है, ई भी हमारा सीधी रेखा है, ई भी हमारा सीधी रेखा है। यानी सीधी रेखा ये हमारा सीधी रेखा नहीं है, ये तो कर्व हो गया ना जी। ये जो भी सीधा लाइन है वो सीधी रेखा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको एकदम आसानी से मिल गए होंगे कि कौन सा आंसर हमारा यहां पर होना एकदम जरूरी है और कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। हम चाहेंगे कि जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं वो सभी लोग आंसर करेंगे, कह रहा कौन सा सही नहीं है। अब बताइए, अगर सीधी रेखा के अनुदिश अगर त्वरित गति से चल रहा है, इसका मतलब है यदि त्वरित गति बोल दिया है, मीनिंग क्या है मेरे भाई, अगर त्वरित गति बोल दिया इसका मतलब है उसका त्वरण बढ़ रहा है। त्वरित गति मतलब वेग बढ़ रहा है, त्वरित गति का मतलब होता है वेग का बढ़ना। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यदि किसी का वेग बढ़ता, समझना गौर से, यदि किसी का वेग बढ़ता है इसका मतलब त्वरण का मान पॉजिटिव, और त्वरण का मान अगर पॉजिटिव है इसका मीनिंग समझिए, त्वरण का मान पॉजिटिव है इसका मतलब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव है, इसका मतलब त्वरित गति है। ये कौन सा गति है तो कहेंगे इसी को त्वरित गति कहते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक मारे और वेग का मान घटा इसका मतलब त्वरण का मान नेगेटिव, अगर त्वरण का मान नेगेटिव तो इसको हम लोग कहते हैं मंदित गति। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहां पर मंदित गति कहते हैं। और अगर वेग का मान एक समान कांस्टेंट है तो ऐसी परिस्थिति में त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखना है आपको। हम बात करते हैं यहां पर अगर त्वरित गति से चल रहा है तो आप कहेंगे सर इसका मतलब उसकी चाल में परिवर्तन होगा, सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होगा, बिल्कुल, वेग बढ़ेगा तभी ना त्वरित गति होगा, कहेंगे ये भी एकदम सही है, चाल वेग दोनों हमारा सही है। दूसरी बात कह रहा मेरे भाई कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर कोई हमारा सरल रेखे की गति से चलेगा, सरल रेखीय पाथ पे चलेगा पृथ्वी से दूर जाएगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। गलत को चूज करना था आंसर। और कह रहा है इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, बिल्कुल मेरे भाई। अगर मान लेते कोई भी अगर सरल रेखा पर गति करता है तो एक बल तो हमेशा काम करता है पृथ्वी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर कितना लगता है तो उसके भार के बराबर लगता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये हमारा सही है, लेकिन हम कहेंगे ये गलत है, पृथ्वी से दूर जाएगा, ये इसका कोई रिलेशन नहीं। आंसर नेक्स्ट। गति का तीसरा नियम कहता है मेरे भाई, गति के 3 नियम है आपको, गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरे नियम की बात करते हैं। तो गति का तीसरा नियम कहता है कि किसी दुनिया के किसी भी 2 वस्तु पर अलग अलग हो सकता है, तो 2 अलग अलग वस्तु पर
दो अलग अलग वस्तु पर जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अगर 10 न्यूटन का बल उसको लगाए तो भी 10 से लगाएगा, चाहे वस्तु छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है। दो अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगता है, लेकिन एक समान जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। दीवार में खींच करके जोर से मारो, मारो एक बार, दीवार में खींच करके मारो। जब तुम मारोगे दीवार में चोट, तुम जितने जोर से दीवार को मारोगे उतने जोर से तुमको इसमें भी चोट लगेगा। एक्शन रिएक्शन बराबर है, वस्तु अलग अलग, यहां हाथ है वहां दीवार है। तो दो अलग अलग वस्तु पर समान दिशा में, सॉरी विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो हमारा क्या कहलाता कहेंगे सदैव। दो भिन्न वस्तु की, सदैव बोला है, दो सदैव मतलब ऑलवेज, दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करता है कौन, तो कहेंगे हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसको हम लोग गति के तीसरे गति के नियम कहते हैं। नेक्स्ट, फुटबॉल का खेल अगर कोई खेलता है तो उसमें जो गोल रक्षक होता है, गोलकीपर होता है, तीव्र गति से आती हुई बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथ को पीछे करता है। मेरे भाई एक बात हम लोग जानते हैं बल के लिए कि संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान रखना एक लाइन में हम लोग जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर। ये ऐसा हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इसको जानते भी हैं कि बल हमारा ऐसा और ये संवेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन मतलब डीपी, दर मतलब समय से डिवाइड कर दिए, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर कोई खिलाड़ी कैच लेता है यहां पर लेगा और कोई खिलाड़ी यहां कैच लेता है, कोई खिलाड़ी यहां कैच लेगा, तो टाइम का तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। यहां लेगा और यहां लेगा तो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ेगा ना भाई। अगर टाइम का ड्यूरेशन बढ़ गया तो टाइम के डिफरेंसेस बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ गया तो बल का मान कम होगा और चोट कम लगेगी, आसानी से कैच हो जाएगा। तो आप यही कहेंगे बॉल पर अधिक बल लगा पाता नहीं, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम कर पाता है। बिल्कुल यही हमारा राइट होगा, यही हमारा क्या बात कहेंगे यहां पर राइट होगा। संवेग में परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है, संवेग में परिवर्तन की दर अगर वृद्धि करेगा तो बल तो बढ़ न जाएगा जी। ये कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर में वृद्धि करता है, इसका मतलब बल का मान बढ़ रहा है। बल को बढ़ाना थोड़ी है, बल को कम ना करना, चोट कम लगेगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है, अगर संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता तो कहेंगे यहां पर हमारा बल कम लगेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग आंसर करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है मेरे भाई, यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर को कम नहीं करता है, टाइम ड्यूरेशन पीछे खींचता है ना, ये कंप्लीट इसको नहीं कह रहा। जब हाथ पीछे खींचता है ना तो समय का ड्यूरेशन बढ़ता है, तो ये समय का ड्यूरेशन ये दोनों कम नहीं होगा। ये इस तरह से संवेग के साथ वो उसको लेकर नहीं चलेगा, तो कहेंगे संवेग में परिवर्तन को आपको लगेगा कि ऐसा कम होगा तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टाइम यहां पर ले रहे हैं और यहां भी कैच ले रहे हैं, आप टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इसको बढ़ा रहे हैं। ये अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। एक के लाइन में चलो नेक्स्ट। और अगर आप सभी में से अगर जितने भी मेरे भाई लोग या आपके जितने भी भाई लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे, ये रेलवे का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज आप देख रहे हैं, आपके जितने भी भाई बहन लोग जितने भी लोग पढ़ते होंगे, या रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है, रेलवे के एग्जाम एक पर एक एग्जाम अपने टाइम ड्यूरेशन पर, जिसका जो एग्जाम का जो शेड्यूल है, जो कैलेंडर है, उसको वही होना है। ये बात जिसको पता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, या आपके कलीग्स जो भी हैं, अगर वो रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप जरूर रिकमेंड कर सकते हो कि रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, इसमें चैप्टर वाइज यहां पर 9500 प्लस एमसीक्यू रुक्मणी पब्लिकेशन का आया। वो कौन सा क्वेश्चन है जो टीसीएस ने एग्जाम लेकर के पूछा है, क्वेश्चंस जो ओरिजिनल क्वेश्चंस है उसको चैप्टर वाइज किया गया है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऑलवेज यानी एवरीथिंग अवेलेबल है इसमें। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का ये सब जितना भी एग्जाम आप देखते होंगे, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, जेयू एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सभी में इसका एक अहम रोल होगा। और 2018 से लेकर के 22 के क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भाई लोग तैयारी करते हैं रेलवे का, आप रिकमेंड करिए, और जब रिकमेंड करिएगा तो आप कभी भी गलत रिकमेंडेशन नहीं करिएगा। बेहतरीन तरीके से वहां पर इसका इसी बुक से 3000 क्वेश्चन लेकर के, और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको हम आपको करा देंगे। और ये 3000 क्वेश्चन आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर 15 मार्च से ये हमारा लॉन्च हो रहा है। तो आप यहां से जुड़ करके रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान को पढ़ करके अपने विज्ञान की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर लगता है कोई है आपके नजर में तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से उनकी तैयारी हम करा देंगे, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी पिंड का जो जड़त्व है उसकी बात करते हैं। मेरे भाई एक की लाइन में समझ लो, कुछ नहीं, दुनिया क्या कहती है छोड़ो। अगर तुमसे जड़त्व के बारे में कभी भी बोलता है, इनर्शिया के बारे में कोई बोलता है, तो कहना इनर्शिया एक फोर्स होता है।
और इनर्शिया जो होता है हमेशा त्वरण का अपोज करता है। किसका? तो त्वरण का, विपरीत दिशा में, त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है। अगर किसी भी वस्तु में त्वरण ज्यादा है, इनर्शिया कम होगा। अगर किसी वस्तु का त्वरण अगर कम है तो इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर किसी वस्तु में त्वरण नहीं है, त्वरण जीरो है, तो इनर्शिया भी जीरो होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जा रहे हैं, आप खड़े हैं, अचानक कोई धक्का देगा तो आप झटका खाते हैं ना, वो जड़त्व है। जिसे झटका खाए जड़त्व है। अगर आप गति में, कोई रोक रहा है, झटका खा रहे हैं, तो जड़त्व है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी पिंड के जड़त्व की बात, और याद रखना, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज्यादा होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो एक चीज हमारे सामने, जड़त्व की बात करते हैं, क्या उसकी चाल को बढ़ाता है, क्या उसकी चाल को कम करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है या घूर्णन का। मेरे भाई, एक चीज तो यहां पर है, गति की अवस्था बोले कि विराम की अवस्था बोले। अगर किसी भी वस्तु के विराम की अवस्था, यदि किसी वस्तु के गति की अवस्था का कोई अगर विरोध करता है तो वह जड़त्व होता है, झटका वहीं लगता है। तो याद रखना, जड़त्व की जब हम बात करते हैं ना, तो न्यूटन गति का जो पहला नियम है, उसी न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्योंकि न्यूटन ने अपने पहले नियम में बोला था, दुनिया में अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना पसंद करती है। यदि उस पर कोई बाहरी बल अगर कार्य करता है तो वह झटका खाता है, या अगर कोई उसका गति और विराम को अगर विरोध करता है, उसको चाहता है कि विराम में नहीं रहे तो झटका खाएगा, गति में नहीं रहे तो झटका खाएगा। अगर कोई गति में झटका खाए, कोई विराम में झटका खाए, अगर झटका खाता है, इसका मतलब प्रतिरोध के कारण, विरोध के कारण झटका खाएगा, हम कहते हैं वही झटका जो है वो हमारा क्या है, तो कहेंगे जड़त्व होता है। इसीलिए न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर यहां पर गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहा है, यानी विरोध कर रहा है, यही तो हो जाएगा जड़त्व, इसी को झटका कहेंगे। कोई यात्री अपनी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछाल दे, कोई उसी का कंसेप्ट यहां पर है, उसी क्वेश्चंस का ये कंसेप्ट एक बार करके बताइए, और इसको हम डिटेल में बता भी देंगे, देखना क्वेश्चंस कैसे बनता है। लेकिन हम चाहेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग एक बार करके बताएंगे। एक बार देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखना, 6 to 8 रहे कि 9 10 रहे कि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, आपको रेलवे के या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बात जान लीजिए आप कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी लोगों के लिए यूजफुल है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए खासा हेल्पफुल, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ए आंसर्स आ रहा है, चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कह रहा है, कोई यात्री बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चंस में कह रहा है कोई यात्री की बात कर रहा है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, गाड़ी गति में है, एक सिक्का उछाल दिए, कह रहा जो उसके पीछे गिरता है, इसका मतलब क्या कि रेल की गाड़ी की जो गति होगी वो किधर होगी। मेरे भाई, अगर किसी सिक्का को आपने उछाला तो वो सीधा नहीं जाकर के वो पीछे चला गया, इसका मतलब झटका लगा है उसमें कहीं ना कहीं, तभी तो हुआ, वो इनर्शिया के कारण पीछे गया, या इनर्शिया के कारण कोई आगे जाता है। मेरे भाई समझना, उसमें जरूरत तो काम कर रहा है इनडायरेक्टली। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मान लेते कोई गाड़ी की हम बात कर रहे थे, हम किसी गाड़ी की यहां पर बात कर रहे थे, मान लेते कि ये हमारा गाड़ी है, समझना गौर से, और ये किसी रोड पर ये गाड़ी चल रहा है, और यहां पर कोई आदमी क्या किया, समझना गौर से, कोई आदमी क्या किया, तो यहां से सिक्का को उछाला। अगर सिक्का को उछाला, ये जो सिक्का है मेरे भाई, ये जो सिक्का यहां से उछाला, तो एक बात बताइए, कह रहा है कि किसी गतिमान रेलगाड़ी की बात करें, इसका मतलब गतिमान है, इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। गतिमान का मतलब क्या होता है, गतिमान का मतलब होता है वेग का बढ़ना। गतिमान रेलगाड़ी का जो गतिमान है, इसका मतलब वेग बढ़ना। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, अगर वेग बढ़ा तो त्वरण का मान पॉजिटिव। अगर त्वरण का मान पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है मेरे भाई कि वेग अगर इधर जा रहा तो पॉजिटिव, क्योंकि वेग ये सदिश राशि, ये भी सदिश है। अगर वेग पॉजिटिव इधर हो रहा है, इसका मतलब त्वरण भी इधर ही होगा, इधर भी त्वरण ही होगा। हमने आपको बोला कि इनर्शिया किधर काम करता है, इसके जस्ट पीछे काम करता है। इनर्शिया त्वरण का विरोध करता है, इनर्शिया इधर काम करेगा, इधर आ जाएगा, दरवर मार के इधर आ जाएगा। अब वेग बढ़ा, गतिमान हुआ, त्वरण हुआ, तो वेग पॉजिटिव, त्वरण पॉजिटिव, दोनों सदिश है तो दोनों पॉजिटिव होगा उधर ही। तो अगर पॉजिटिव त्वरण उधर लग गया, यहां त्वरण देखो ब्लैक कलर में दिखाया, त्वरण उधर, तो इनर्शिया त्वरण का विरोध करता है, इसका मतलब इनर्शिया झटका इधर मारेगा। तो इसके कारण ये जो सीधा फेंका था सिक्का को, वो सिक्का पीछे आके गिरेगा। तो जड़त्व के कारण ना, उसके अंदर जड़त्व काम कर रहा, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जड़त्व काम कर रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि अगर ऐसा हुआ, सिक्का अगर उछालता है तो उसके पीछे जाकर के गिरता है, सिक्का पीछे आकर के इधर, सिक्का आकर यहां करके गिरता है। ये वाला सिक्का की बात कर रहा है, ये सिक्का अगर यहां गिर रहा है, इसका मतलब वो त्वरित गति से आगे जा रहा है, उसका त्वरण हो रहा है, इसका मतलब वो त्वरित है। और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि सिक्का को उछाला और उसके हाथे में आकर के गिरा, तो वैसे केस में हम कहेंगे गाड़ी एक समान वेग से गति करेगा।
गाड़ी एक समान वेग से गति करेगा तो त्वरण का मान 0। अगर त्वरण का मान 0 होगा तो त्वरण जड़त्व का मान 0, तो जड़त्व तो होगा नहीं कि इधर उधर जाएगा। तो आपके क्वेश्चन कई बार वो भी पूछता है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी द्रव्यमान की कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षितिज, मेरे भाई यहां पर घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। एनसीईआरटी है तो क्या हो गया, क्वेश्चंस को तो आप चुटकी में बना दोगे, बशर्ते कि आपके अंदर वो शिद्दत होना चाहिए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2 केजी द्रव्यमान की 75 केजी फर्क नहीं पड़ता है। 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग, अरे भाई यही तो क्वेश्चन का आंसर है। मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी भी गाड़ी का वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान पॉजिटिव, मैंने कई बार आपको बोला है। और त्वरण का मान पॉजिटिव, इसका मतलब वो त्वरित गति से चल रहा है, इसका मतलब वेग उसमें बढ़ रहा है, इसको त्वरित गति कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु में गाड़ी में ब्रेक मारा गया तो उसका त्वरण का मान नेगेटिव, अगर त्वरण का मान नेगेटिव है तो कहेंगे वह मंदित गति कहलाता है। वह कैसा गति कहलाता है मेरे भाई, उसको मंदित गति कहते हैं। और अगर किसी भी गाड़ी का चाल अगर एक समान है, कांस्टेंट है, तो उसमें त्वरण का मान 0, उसमें त्वरण का मान 0, तो एक समान नियत वेग है। 4 मीटर पर सेकंड है कि 50 मीटर पर सेकंड, फर्क नहीं पड़ता है, यहां नियत वेग कह दिया है। और अगर क्वेश्चंस में नियत वेग कह दिया मेरे भाई, तो कह दिया नियत वेग का मतलब वेग एक समान। और अगर वेग एक समान हो गया तो आप कहेंगे सर त्वरण का मान 0, आपने ही तो सिखाया है कि वेग समान तो त्वरण का मान 0, वेग एक समान नियत वेग, इसका मतलब वेग एक समान, वेग समान एक तो कहेंगे नियत का त्वरण का मान 0। अब आपसे कह रहा मेरे भाई वस्तु किसी वेग की गति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा, मेरे भाई कुछ नहीं करना है, बराबर एम ए। बल तो यही ना होता है, अरे बल बोले तो एफ बराबर एम ए की फीलिंग आनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर अब बल पूछ रहा है, त्वरण 0 हो गया है, तो अगर त्वरण का मान 0 हो गया है तो बल का मान भी 0 हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं, आंसर करेंगे बी। ये कंसेप्ट होता है, अगर कंसेप्ट से पढ़िएगा ना तो इतना बड़ा क्वेश्चन को चुटकी में बनाइएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं रहेगा तो मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। हम बार बार आपको कहना चाहते हैं ये थोड़ा प्यार से, थोड़ा समझ करके, इन्हें कि कुछ से कुछ कर रहे हैं, कुछ से कुछ करिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई गुना करेगा, कोई भाग करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बताओ एफ बराबर एम ए नहीं लगा देते, अगर ई कंसेप्ट थोड़ा बार बार बता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बार बार तुम याद रखो, एकरा मतलब बहुत मीनिंग होता है। ई जकरा आप बुझा गया और क्वेश्चंस कभी भी बनेगा आराम से, ठीक है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि ये सब चीज ध्यान रखिए, छोटा चीज रहता है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है मेरे भाई कि रॉकेट में भी किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चंस में क्या बोला है इसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। कह रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। देखो रॉकेट की बात करेगा तो रॉकेट हमारा क्या करता है मेरे भाई, तो उसमें रॉकेट जब उड़ता है, रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है इसमें संवेग संरक्षण रहता है। कौन सा, तो कहेंगे संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण दिख गया आंसर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर संवेग संरक्षण कहां कहां लागू होगा, तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं मेरे भाई लोग, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं मैं सभी लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, एक के लाइन में याद रखना कि संवेग संरक्षण की बात कहां कहां हो सकती है। कोई भी टक्कर हो, गाड़ी का कोई भी टक्कर हो, टक्कर होता आदमी का टक्कर हो, गाड़ी का टक्कर हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टक्कर हो, कोई भी टक्कर की हम बात करते हैं, कोई भी टक्कर हो, संवेग संरक्षण। दूसरी बात, अगर यहां से बंदूक से गोली निकलती है, जहां पर बंदूक से गोली निकला, बंदूक गोली की बात हुई, संवेग संरक्षण। जहां कहीं भी मेरे भाई तोप से गोला निकला, तोप से गोला निकला, संवेग संरक्षण। जहां कहीं भी बम विस्फोट की बात हुई, क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मैं लिखा रहा हूं, अगर आपसे बम विस्फोट की बात हुई तो कहेंगे इसमें भी संवेग संरक्षण। अगर कहेंगे यहां पर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं, अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं, ये रॉकेट अगर लॉन्च होता उसकी बात करते हैं, तो इन सभी की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इन सभी की हम बात कर रहे हैं, इन सभी में संवेग संरक्षण होगा, इन सभी में संवेग संरक्षण होगा, घोर करके पी जाना, ठीक है। दूसरा बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह भी ध्यान में रखना, क्वेश्चंस कई बार आया है, आपको पूछेगा कि एनर्जी कंजर्वेशन पर क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, एक के लाइन में जान लेना। अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, इसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, इस पर क्या क्या काम करता है एक के लाइन में जान लो। सबसे पहला है कि बर्नौली, सबसे पहला याद रखना मेरे भाई कि बर्नौली प्रमेय की हम बात करते हैं। बर्नौली जो प्रमेय होता है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। दूसरा याद रखना मेरे भाई कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करिए, सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। उष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करिए, फर्स्ट लॉ है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है,
हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं करंट के लिए, तो किरचॉफ्स करंट लॉ भी इसमें शामिल है, इसमें केसीएल भी हमारा शामिल है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ भी शामिल है। इन सभी जगह पर ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण हमारा कहां पे रहता है, तो याद रखना कोई समीकरण अगर बैलेंस समीकरण होता है तो हम कहेंगे वह द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। या द्रव्यमान संरक्षण कहां पर, तो कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशंस के लिए, जिसको अविरलता का सिद्धांत कहते हैं। अविरलता का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण पर काम करता है। किसकी बात करते हैं, तो यहां पर अविरलता की बात करते हैं। अविरलता का जो सिद्धांत होता है, अविरलता का जो सिद्धांत हमारा है वो हमारा क्या है मेरे भाई, अविरलता का सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, अविरलता का यहां पर हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो अविरलता का जो सिद्धांत है वो हमारा, अविरलता मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ये हमारा कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस भी हमारा बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान दिए उतना द्रव्यमान मिल भी रहा है तो उसको द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भर भर के आता है, ये 3 को रिलेशन, ये 4-5 को रिलेशन याद रखना, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2/3 ऊंचाई। एक बार देखते हैं कितना लोग क्वेश्चन का आंसर करता है। जो आंसर करेगा उसको मेरे तरफ से 5 स्टार टेबलेट, 5 स्टार चॉकलेट गिफ्ट है, सॉरी 5 स्टार चॉकलेट गिफ्ट है। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर, एक समान चाल, मेरे भाई एक समान चाल, एक समान चाल हम बोल रहे हैं, लिख देगा एक समान चाल बोल दिया, इसका मतलब त्वरण का मान 0 है। अब कह रहा है कि इतना ऊंचाई तक इतना जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान, अचानक ब्रेक, अरे भाई ब्रेक भी आ गया, और अचानक अगर ब्रेक लगेगा तो वेग का मान घटेगा, और वेग का मान घटेगा तो त्वरण का मान नेगेटिव होगा, और त्वरण का मान नेगेटिव होगा तो इसको मंदन कहते हैं। यहां पर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चाल है तो एक समान चाल से चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण एक समान वेग बोलता तब हम कहते 0 होता। अचानक ब्रेक लगा तो वेग घटा, और वेग जब घटा त्वरण का मान नेगेटिव, त्वरण का मान नेगेटिव तो मंदन। मेरे भाई समझना गौर से कि मान लेते हैं कि एक टैंकर है, ये टैंकर था, इस टैंकर में पानी या कोई भी चीज भरा हुआ था, और ये किसी गाड़ी के ऊपर लोड था, ये किसी गाड़ी के ऊपर ये लोड था। मान लेते हैं कि ये हमारा गाड़ी रोड पे जा रहा है। अब ये टैंकर है, इसमें क्या है, तो 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा कितना, तो ये इतना 2/3 हिस्सा, सॉरी 2/3 हिस्सा ज्यादा होता है, ये 2/3 हिस्सा हम इतना तक कहते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। सोचो यहां तक इसमें क्या भरा हुआ, समझना गौर से, एकदम कंप्लीटली आपका अच्छा क्वेश्चन है। यहां तक मान लेते 2/3 हिस्सा तक क्या भरा हुआ है मेरे भाई, जल से भरा हुआ है। ये 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है वो किससे, तो कहेंगे जल से भरा है। 2/3 हिस्सा जल से भरा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है कि रोड पर गाड़ी तो चल रही है और एक समान चाल से चल रही है, अचानक ब्रेक मारा गया। अब मान लेते हैं कि ये गाड़ी है और गाड़ी बेचारा चल रहा था, अचानक ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक जब गाड़ी में मारते हैं, जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं, समझिए गौर से जो कह रहे हैं आपको, जब आप गाड़ी में ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी का वेग घटने लगता है ना। तो गाड़ी का ब्रेक, हम ब्रेक की बात कर रहे हैं, वो एक समान को छोड़ो, हम यहां पर गाड़ी में ब्रेक मारने की बात कर रहे हैं। तो जब ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी का वेग घटेगा, और जब गाड़ी का वेग घटेगा मेरे भाई तो त्वरण का मान तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, त्वरण का मान नेगेटिव। अब बताओ कि अगर त्वरण नेगेटिव को दिखाना होगा तो किधर दिखाएंगे, इधर, इधर वेग पॉजिटिव, त्वरण का मान नेगेटिव, इधर, इधर कहेंगे त्वरण का मान नेगेटिव। इधर अगर त्वरण आ गया, वेग इधर पॉजिटिव, त्वरण नेगेटिव इधर आएगा। अब त्वरण नेगेटिव इधर आया मेरे भाई, गौर से देखो, त्वरण नेगेटिव इधर आया तो जरा तो किधर काम करेगा, इसमें इनर्शिया किधर काम करेगा, आगे, तो आगे झटका देगा ना, आगे झटका देगा ना, आगे झटका देगा ना, तो पानी आगे छलकेगा ना। इसका मतलब है कि मेरे भाई कि ऊपर की ओर उठेगा, यानी कि पानी का जो शेप होगा, इसमें जो पानी टंकी में भरा होगा वो कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा। यानी कि जो पानी ऐसे था एक समान थे, वो पानी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे इतना नीचे जाएगा और इतना ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब है कि पीछे की ओर गति करेगा, आगे की ओर प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा, पानी का जो लेयर है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, यही इनर्शिया उठाएगा उसको। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट हो गया। ऑप्शन से डी आपके यहां पे राइट हो गए। तो ये आपका टोटल के टोटल हमने क्वेश्चन डिस्कस कराया, ठीक है। तो आज हम यहीं तक सेशन को रखेंगे, लेकिन हम सभी लोग से कहना चाहेंगे कि मेरे भाई, आप सभी मेरे भाई जितने भी भाई बहन लोग पढ़ते हैं, सभी लोगों को नौकरी चाहिए, सभी लोगों की ये चाह होती है कि हमको नौकरी चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी चाह नहीं है कि हमको नौकरी नहीं चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी चाह होती है, वो सपने में भी सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए।
लेकिन नौकरी लगेगी, आपके लास्ट एफर्ट से लगेगी। आप जो सोचिएगा कि थोड़ा एफर्ट लगाए छोड़ दिए, और थोड़ा लगाए छोड़ दिए, आपका लास्ट एफर्ट कहने का मतलब आपके एग्जाम का लास्ट दिन, जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तब तक का संघर्ष आपको रिजल्ट देगा। और आपको लगातार अगर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो उसको जरूर करिए, कहीं ना कहीं वो आपको सफल जरूर बना देगा। हम एक ही बार में कहना चाहते हैं मेरे भाई कि हमारे पास जैसा क्वेश्चंस आएगा ना, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस मेरे सामने आ गया ना, हम उसको तोड़ करके बढ़िया से आपको सिखा जरूर देंगे। इसीलिए हम इस बार कोशिश कर रहे हैं 11th 12th 9th 10th 6 to 8 सभी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को हम एक जगह कर रहे हैं, और उस एग्जाम्पलर के 100 क्वेश्चंस का लगातार हम एक सीरीज आपके लिए मैराथन देंगे। लेकिन आपका प्यार चाहिए, आप लोग अगर जुड़िएगा तो हम लाइव करेंगे, तभी हम कराएंगे, और एनसीईआरटी का निचोड़ आपका हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर हम करा देंगे। और सभी लोग अपना दिल दे करके, सभी लोग अपना लाइक बटन दबा करके जरूर एक बार बता दीजिए कि ऐसा अगर करें, आपको अगर बेनिफिट होगा तो हम कर देंगे, आज नहीं कल ही कर देंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी, आपको लगेगा कि करना चाहिए, तो हम कर देंगे। ठीक है, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सिखाते हैं, जितना बात बताते हैं ये सब टेलीग्राम पर हम आपको उपलब्ध कर देंगे। साइंस टेक हब, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, वहां से सब मटेरियल आप निकाल लेना, बोर्ड पीडीएफ तक हम आपको भेज देंगे, सब पढ़ाया हुआ चीज मिल जाएगा। आप एक एक बार देख लोगे, दिमाग में घुस जाएगा, कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी लोग का मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम ऐसा आपके लिए आज मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को एक्युमुलेट करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को हम करा देंगे आपके लिए, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, आपके सामने वो क्वेश्चंस जाएगा, और मैराथन की ये सीरीज हम आपको करा देंगे। ठीक है, बात बाकी जहां पर जो ऐप पे आप पढ़े, लगातार ऐप पर आप लोग किए भी क्लास, ऐप पर जितनी क्लासेस आप किए हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जो भी क्लासेस हुई है उसको लगातार रिवाइज करिए। हम यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखाते जाएंगे, आपको यहां से भी करना है। ठीक है, बस हम यही चाहेंगे कि जितना पढ़ाएं वो आना चाहिए, वही नहीं आएगा, नया चीज खोजने के चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाएगा। नया कुछ करना नहीं है, क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चन से सीखना है, और जो पढ़े ओकरा आना चाहिए। अलग से कुछ अब करने की जरूरत नहीं है, जब आपका एग्जाम यहां पर आपके सर पे है तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस तरह से आप लोग देते रहिए, आपकी क्लास को कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार जुड़े हुए रहे, और इसके बाद हम लोग ये वाला जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ, हम आपको सेंड कर देंगे। ज्योति जी कह रही हैं, हाँ करिए, सब कुछ आपको बढ़िया लगेगा। देखिए, जितना भी करिएगा उतना ही बेहतर, उतना ही देखिए, मेहनत करने से चमक आता है, और मेहनत करने से कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चंस बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हम तो सभी भाई बहन को कहते हैं, अरे बी पॉजिटिव, नहीं होगा तो नहीं होगा, जान थोड़ी कोई मार देगा, नया होगा तो नया होगा, की हो गया। बस अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, अपने अंदर भूख होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, एग्जाम निकलवे करेगा। खुश रहना सीखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, और इतने ही जिंदगी में, इतना दिन का जो हमारा ड्यूरेशन है जिंदगी का, इसी में अच्छे से जीना है। तो मर के क्यों जीना है, सोच के क्यों जीना है, जीना तो खुश होकर के जीना। बस ये आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कभी किसी चीज के लिए निराश नहीं होना है। आप अच्छा करोगे, हमें विश्वास है, लगातार मेहनत करोगे, अच्छा करोगे, नहीं नौकरी होगा फिर भी आप अच्छा करोगे, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे, आपके अंदर नॉलेज और आपके अंदर अच्छी चीजें आ जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।